Hello students. So this video is in continuation of sexual reproduction in flowering plants, and in this video we are going to learn about the structure of pollen grain, which is also known as male gametophyte, right? So इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और उसमें कौन सा टिश्यू कैसे पॉलन ग्रेन बना रहा था। अभी हमें पढ़ना है कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे। तो थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में जाकर हम देख लेते हैं। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसको हमने बोला स्टेमन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे स्टेमन एक फ्लावर में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टेमन का जो ये लॉबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर। अगर मैं इस एंथर को ओपन करूं, क्रॉस सेक्शन देखूं इसका, मैंने इस एंथर को कट किया और फाइनली मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो मुझे एंथर कुछ इस तरह का लगता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि एक एंथर के दो लोब्स होते हैं। ये लोब्स हैं जो अभी हाफ देख रहे हो बिकॉज आपने कट किया। इसका अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएं तो लाइक दिस, दो लोब्स हैं। These are two lobes of anther. That's why anther is also known as bilobed structure. And each lobe has further two divisions. So it is also known as dithecus. Theca means somewhere depression or cavity. ठीक है, सो हर लोब के पास इस तरह के दो सेपरेशन होते हैं जो बाद में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, वो बात अलग है। बट इनिशियली दो आपको डिफरेंट चैम्बर्स दिखेंगे। दीज चैम्बर्स आर नोन एज थीका। और इन थीका के पास एक सेंट्रल कैविटी होती है इस तरह की। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैविटीज होती है जिसे हम बोलते थे स्पोरेंजिया। एंड दिस स्पोरेंजिया वेरी माइन्यूट और बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इस स्पोरेंजिया के सेंटर में एक टिश्यू होता है जिसको हमने कहा था स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल ऑब्वियसली। तो स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और मदर सेल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा और पॉलन ग्रेन मेल गैमेट बनाएगा। तो पॉलन ग्रेन बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं मदर सेल। तो यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू के हर एक सेल को माँ बनना है, तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा पॉलन मदर सेल की तरह। ठीक है, यहाँ पे हर एक सेल को मियोसिस करनी है, हर एक सेल को डिवीजन करना है, इसलिए हर एक सेल pollen mother cell की तरह एक्ट करने लग जाएगा। Now each pollen mother cell, it has a nucleus. This is pollen mother cell. It will undergo meiosis to produce 4 microspore. So pollen mother cell is also known as microspore mother cell. So यहाँ पर आपका pollen, ये आपका pollen mother cell है, इसको microspore mother cell बोलते हैं। इसमें meiosis होगी, आपको 4 सेल मिलेंगे। ये चारों सेल जो होते हैं जो माइक्रोस्पोर्स हैं, they are united by a material called callose. So ये चारों सेल्स जो होते हैं ये आपस में एक साथ अटैच्ड होते हैं और इनको अटैच करने वाला जो मटेरियल है दैट इज कैलोस। ठीक है, अब इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंथर की 4 लेयर पढ़ी थी, जिसमें से सबसे इनर मोस्ट लेयर थी टेपिटम। टेपिटम एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम होता है कैलेज। अब ये जो एंजाइम है ये कैलोस मटेरियल को डिसॉल्व कर देता है, जिससे आपके चारों स्ट्रक्चर, चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, हर माइक्रोस्पोर में एक अनइक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन होता है। अनइक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन, राइट? तो अनइक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये सेल जो है हर माइक्रोस्पोर 2 सेल बनाता है, जिसमें से एक सेल छोटा रह जाता है और दूसरा सेल बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये आपका छोटा सेल है, दिस सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। और एक सेल जो बड़ा है इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। साथ साथ हम क्रोमोसोम का नंबर भी देख लेते हैं सब में। देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू प्लांट की बॉडी का पार्ट है, तो इट विल बी डिप्लॉइड टिश्यू। इसमें हर एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी क्रोमोसोम के डबल सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन वी हैव 46 क्रोमोसोम और वी कैन से 23 पेयर्स, बिकॉज हमारे पास हर क्रोमोसोम का 2 सेट है, तो 23 पेयर्स में। इसी तरह से अब प्लांट्स डिफरेंट स्पीशीज के हो सकते हैं, किसी स्पीशीज में कितने क्रोमोसोम है वो सब आप याद नहीं कर सकते। तो इन जनरल सिंगल सेट को हम डिनोट करते हैं n से, और इसके हर एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब हर सेल में 2 सेट है क्रोमोसोम। जब मियोसिस हो जाती है तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल तो आपके 4 बन जाएंगे लेकिन सब में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा एज कम्पेयर टू द मदर सेल। तो यहाँ पर जो 4 सेल हैं इन सभी में क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहेगा, यानी दे विल कैरी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज माइटोटिक डिवीजन। सो हमारे पास 2 तरह के डिवीजन है, मियोसिस। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन बट माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो 2 सेल बनेंगे भले ही अनइक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा बट सेल का साइज डिफर कर गया अनइक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन की वजह से। तो जनरेटिव सेल भी आपका हैप्लॉइड हो जाएगा, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, और वेजिटेटिव सेल भी आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है फ्रॉम देयर
स्पोरोजीनस टिश्यू से लेकर माइक्रोस्पोर बनने तक के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर किसको जन्म दे रहा है? पोलन ग्रेन को। नाउ पोलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। ऐसा क्यों? बिकॉज गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू गैमेट्स, so this pollen grain will later form gametes. Let's study the structure of pollen grain in detail. अभी हमने स्टडी किया pollen grain के दो सेल्स होते हैं, right? So this is pollen grain. Pollen grain are generally spherical in structure and they are very tiny. They have diameter 25 to 50 micron, right? Okay. हर pollen grain में अभी हमने कहा दो सेल होते हैं, तो एक सेल की छोटा सेल जो है जिसको हम जनरेटिव सेल बोल रहे हैं, नाम से ही समझ आ रहा है जनरेटिव सेल यानी कुछ जनरेट करेगा। तो क्या जनरेट करेगा? तो ये वो सेल है जो बाद में जाके गैमेट्स बनाएगा। और एक बड़ा सेल यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, इररेगुलर होता है और डीजनरेटिंग न्यूक्लियस है, मतलब ये न्यूक्लियस बाद में जाके डीजनरेट कर जाएगा। इररेगुलर डीजनरेटिंग न्यूक्लियस। एंड दिस सेल, दिस वेजिटेटिव सेल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है वेजिटेटिव सेल। क्योंकि ये ट्यूब बना रहा है इसलिए इसको ट्यूब सेल भी कह देते हैं। सो वेजिटेटिव सेल इज आल्सो नोन एज ट्यूब सेल, और इसीलिए वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। जनरेटिव सेल इज स्मॉलर एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप, मतलब ये सेंटर, इस सेल की जो शेप होती है, इट इज क्वाइट थिक इन सेंटर, सेंटर में ब्रॉड होता है और साइड्स इसकी थिक होती है, राइट। सो इट इज स्पिंडल शेप एंड इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, यानी इसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। So these are two different cells which are present in pollen grain or male gametophyte. Now each pollen grain has two cell walls or two wall layers. The innermost layer, this is the inner layer. This inner layer is known as intine and it is made up of cellulose and pectin. So ये sugar की बनी हुई है, cellulose and pectin are sugar, right? And then we have outer layer which is known as exine. So this is the outer layer. अब इस आउटर लेयर को मैं अपनी कलाएं शो करने के लिए पैटर्न में नहीं बना रही हूँ। बेसिकली ये आउटर लेयर जो है ये पैटर्न में ही प्रेजेंट होती है, मतलब हर स्पीशी के पोलन ग्रेन में ये जो आउटर लेयर है डिफरेंट एरियाज डिफरेंट पैटर्न शो करती है। सो दिस आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। देखो स्पोरोपोलिनिन जो है ना, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, ठीक है, और इसको डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम, कोई केमिकल, कोई एसिड, कोई एल्कली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं किया जा सकता। और यही रीजन है कि आपको बहुत सालों पुराने पोलन ग्रेन्स भी प्रिजर्व मिल जाएंगे एज फॉसिल। तो इट प्रिजर्व पोलन ग्रेन्स एज फॉसिल, पोलन ग्रेन्स एज फॉसिल। सेकेंड थिंग, स्पोरोपोलिनिन बना कौन रहा है? तो हमने इससे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था उसमें एक स्ट्रक्चर था टैपेटम, जो इनर मोस्ट लेयर थी आपकी एंथर की, दैट इज टैपेटम। टैपेटम कुछ बॉडी सीक्रेट करती है, कुछ मटेरियल बनाती है जिसको बोलते हैं यूबिश बॉडीज। तो यूबिश बॉडीज जो है वो लेटर स्पोरोपोलिनिन की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर, स्पोरोपोलिनिन देखो मैंने कंटिन्यूअस नहीं बनाई, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे मैंने स्पोरोपोलिनिन छोड़ दिया। तो ये जो जगहें हैं इनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स, अगर ये स्फेरिकल है तो। बट अगर ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको तो इसको हम बोलेंगे जर्मिनल फरोज, ठीक है। इनका क्या सिग्निफिकेंस है? अब स्पोरोपोलिनिन को तो डिग्रेड किया नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली इसके लिए कोई एंजाइम कुछ भी नहीं है अभी तक। तो अंदर अभी पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाएगा, वो मेल गैमेट को बाहर रिलीज करना है तो कहाँ से आएगा? अगर स्पोरोपोलिनिन डिसॉल्व ही नहीं होगी कहीं से तो ये मेल गैमेट तो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये इतना बड़ा जो हमने पोलन ग्रेन बनाया, इतना जो प्रोसेस किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जर्म पोर्स क्या है? दे अलाउ germination of pollen or they allow formation of pollen tube, pollen tube, ठीक है। This is generative and vegetative cell. So pollen grain इस स्टेज में कहलाता है टू सेल स्टेज, क्योंकि आपको दिख रहा है एक pollen grain में दो सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो दिस इज टू सेल स्टेज। लेटर pollen grain जो होता है इसकी जो जनरेटिव सेल है, बिकॉज उसको कुछ जनरेट करना था, तो इट विल जनरेट टू मेल गैमेट्स और वी कैन से टू स्पर्म्स, these are two male gametes and a vegetative cell will be here. So this is vegetative cell with a nucleus. So in this stage pollen grain will be known as
3-celled stage. So this is 3-celled stage. Now here you have to remember one thing, that in 60% of plant, I mean 60% of angiosperms, flowering plants, pollen grain shed at 2-celled stage. क्योंकि pollen grain जो है वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लोब्यूल्स के अंदर जो कैविटी है वहां पर बन रहे हैं, ठीक है। एक बार जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इनको यहाँ से रिलीज होना है, बाहर जाना है, क्योंकि इसको फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर कब निकलेंगे, तो कुछ स्पीशीज 60% स्पीशीज ऐसी होती है प्लांट, या 60% प्लांट ऐसे हैं जिसमें पॉलन ग्रेन इसी स्टेज में एंथर से बाहर आ जाता है, बट 40% प्लांट ऐसे हैं जिसमें पॉलन ग्रेन पहले 2 मेल गैमेट बनाएगा और उसके बाद एंथर से रिलीज होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन. In the next video, we'll talk about pollen viability, pollen preservation, pollen as a supplement, and pollen allergy. Right? That's all for now.